जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। ये मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत की क्लास दूसरी है। इस क्लास में हम चर्चा करते हैं। इस क्लास में हम खिलजी वंश की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खिलजी वंश का जो समय पीरियड रहा है वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच में रहा, और इसमें सबसे पहला जो राजा था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में खिलजी अमीरों ने 1290 ईस्वी में बलवन के अक्षम उत्तराधिकारियों को पदच्युत कर के खिलजी वंश की स्थापना की। किसने की? जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका नेतृत्व में खिलजी अमीर थे। इन्होंने क्या, बलवन जो है इसके उत्तराधिकारियों को अब उसके पद से हटा दिया और अब खुद बैठ गए और कहा कि अब ये आज से खिलजी वंश की स्थापना हो गई। इस घटना को 1290 ईस्वी की वंशवादी क्रांति या खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य यह है कि अब सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग के एकाधिकार की समाप्ति, अब शासक अमीर व श्रेष्ठ पद जाते व नस्लीय आधार पर प्राप्त न करके योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो पहला का शासन था उसमें एकाधिकार था। इन्होंने कहा कि जो अमीर लोग हैं केवल उन्हीं का ही शासन चल रहा था, और एक तरह से अपना जो राजा था उसके वंशानुगत हो रहा था ये। ठीक है, अमीर और जातीय नस्लीय आधार पर प्राप्त हो रहा था। लेकिन अभी इस खिलजी वंश आने के आधार पर क्या होगा कि ये सब चीज़ें खत्म होगी। केवल कहा कि योग्य जो होगा वही अब आगे काम होगा, योग्यता के आधार पर काम किए जाएंगे। खिज खां की वसीयत दरार ए जब्बात थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो पहला शासक रहा है, 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी इसका शासनकाल रहा है। 70 वर्ष की उम्र में क्या होगा, जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था, और इसने खिलजी वंश की स्थापना भी इसी ने की थी। सुल्तान बनने के बाद से पहले वह क्या था कि जो बुलंदशहर का गवर्नर था, ठीक है, जिसे बर्न भी कहा जाता है, और उसने अपनी राजधानी क्या किलो खरी बनाई थी, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक भी था ये, और जिसका हिंदू जनता के प्रति बहुत उदार दृष्टिकोण था। और अलाउद्दीन खिलजी को उसका भतीजा व दामाद, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका भतीजा व दामाद था, जे कड़ा था, जिसने कड़ा में इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रमुख सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्ण रवैया अपनाया, मतलब कि बहुत सहानुभूति थी हिंदुओं के प्रति उसकी। जलालुद्दीन अपना राज्याभिषेक किलो खरी महल कैकुबाबाद द्वारा जो निर्मित था उसमें करवाया था। अब देखिए, कैकुबाबाद क्या है। कैकुबाबाद जो है ये अंतिम शासक था किसका, ये जो मुस्लिम जो थे ना, ये मामलुक वंश का। ये मामलुक वंश में जो सबसे अंतिम शासक था ये, और ये जो है कैकुबाबाद, ये बलबन का पौत्र था। ठीक है, और इसका मानना था कि शासन जनता के समर्थन पर ऐसा होना चाहिए, चूंकि अधिकांश आबादी हिंदू थी। उसका मानना था कि शासन जनता के समर्थन पर होना चाहिए, जनता का समर्थन प्राप्त हो किसको, शासक को, और उसके अनुसार ही काम होना चाहिए। इसलिए इस्लामिक शासन स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसने सहिष्णुता की नीति को अपनाया और अमीरों को भी खुश रखने का प्रयास किया। उन्होंने सिद्दी मौला को हाथी से कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन के काल में लगभग 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। 1296 ईस्वी में इसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? इसका दामाद था। इसने इसको क्या किया, मरवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया था। अब बताएं, अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 ईस्वी तक गद्दी पर रहा, इसका शासनकाल रहा। इसको जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अमीर ए तुजुब यानी कि समारोह के मंत्री और आजिज ए मुमालिक कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मणिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में बलवन के लाल महल में राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की सहिष्णुता की नीति को उलट दिया और जिसने भी उसका विरोध किया उसे कठोर दंड दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुछ सिक्कों पर जो ना उल्लेख करा कि द्वितीय सिकंदर के रूप में भी करवाया था। ठीक है, कुछ कुछ मोटी बातें मैं ओरली बता देता हूँ।
तो इसके जो शासन में शामिल नहीं थे, कश्मीर व बंगाल इसके शासन में नहीं थे। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने गुजरात के हिंदू राज्य को जीता और उलुम खां व नुसरत खां के नेतृत्व में वहां सेना भेज दी थी। और उस समय जब वहां का शासन था उराय कर्णदेव द्वितीय था, और क्या है, ये बंगेल का राजपूत था। अलाउद्दीन की सेना वो क्या है, खंबात गुजरात से जब बहुत सारे धन इकट्ठा करके चली, तो जो मलिक काफूर को लेकर लुटी थी वहां से, तो अलाउद्दीन ने काफूर को क्या किया कि मलिक नायब की उपाधि दी थी, और काफूर को 1000 दिनारे के नाम से भी जाना गया था उस समय पे। और 1299 ईस्वी में मंगोल जो थे कुतुलुंग ख्वाजा ने भारत पर आक्रमण किया था, और 1301 ईस्वी में हमीर देव ने रणथंभोर जीत लिया था। 1303 ईस्वी में उसने चित्तौड़ जीता, जिसे कोई भी पूर्ववर्ती सुल्तान नहीं जीत सका था। उसने चित्तौड़ के नाम बदलकर अपने पुत्र खिज खां के नाम पर खिजाबाद कर दिया था। और 1308 ईस्वी में काफूर ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। फिर तो इसके बाद जो मुसलमान थे, इनके द्वारा दक्कन में पहली विजय अलाउद्दीन के नेतृत्व में खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में मलिक नायब काफूर सरिंदों की राजधानी मदुरा पहुंची थी। ठीक है, और मुसलमान इतिहासकार षड्यंत्र राज्य को माबर कहते हैं। अमीर खुसरो के अनुसार जो क्या था कि मलिक काफूर जो है रामेश्वरम तक पहुंच गया था। ठीक है, अब आगे बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए त्योहारों को मानने, सुल्तान की अनुमति के बिना विवाह करने, सामाजिक समारोह आयोजित करने, शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया तथा गुप्तचर इनके बाधित व्यवस्था को पुनर्गठित किया। अतः अलाउद्दीन खिलजी यदि सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। उसने घोषणा की थी कि सुल्तान का कोई रिश्तेदार नहीं होता। तारीख ए फिरोज शाही किताब बर्नी द्वारा लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, कि तो तारीख ए फिरोज शाही जो है ये क्या है, बर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी इसके दरबारी कवि थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी खुद अनपढ़ था, किंतु उसने सिकंदर ए आजम, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, भारत का तोता का खिताब दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि तूतीय हिंद क्या है, कौन है? तो अमीर खुसरो है। तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा गया। इनके भारत का तोता किसे कहा गया? अमीर खुसरो को कहा गया है। ठीक है, और ये उपाधि किसने दी थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दी। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। इन आक्रमणों से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति को अपनाई। किसकी? रक्त और तलवार की नीति अपने, किसको? आक्रमणों से निपटने के लिए। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है कि उसने जालंधर 1298 ईस्वी के लिए 1299 ईस्वी, अमरोहा 1305 ईस्वी और रावी 1306 ईस्वी की लड़ाइयों में मंगोलों को हराया था। मालिक काफूर इसका गुलाम सेनापति था, जिसने यादवों 1308 ईस्वी, काकतीय 1310 ईस्वी, होयसाल 1311 ईस्वी आदि के विरुद्ध दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो की पुस्तक अजाइन उल फतूह, किसकी? अमीर खुसरो की द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अजाइन उल फतूह, और अब्दुल मलिक इसामी की रचना क्या है? फतूह उस सलातीन से मिलती है, जिससे अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को पराजित किया, जिसके बाद रानी पद्मावती सहित राजपूत महिलाओं ने जौहर आत्म बलिदान कर दिया। यह जानकारी जायसी की पुस्तक पद्मावत से मिलती है। तो जायसी की द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत है। या पद्मावत के लेखक कौन है? तो जायसी है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध किया था, जहाँ का शासक बघेल राजपूत रायकर्ण था। अलाउद्दीन ने दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया था। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसी समय प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन के समय अनेक विद्रोह हुए थे, जैसे अख्त खां, मलिक उमर,
हाजी मौला तथा नवीन मुसलमानों द्वारा आदि। अब इसके राजस्व सिद्धांत की बात की जाए तो अलाउद्दीन ने राजनीति को धर्म से अलग रखा। इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया। अमीर खुसरो की पुस्तक खुजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन को जनता का चरवाहा, पृथ्वी के शासकों को सुल्तान, युगों का विजेता जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया था। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन ने जातीय उच्चतावादी नीति को त्याग कर योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अब सैन्य सुधार की अगर बात करें तो पहला सुल्तान, जिसके पास एक बड़ी स्थायी सेना थी, जिसे शाही खजाने से नगद में भुगतान किया जाता था। यानी कि क्या करता था ये, इसने अपनी सेना में इतना सुधार किया कि एक तो बहुत बड़ी सेना बना ली, एक तो सबसे बड़ी विशेषता, और इसने जो है शाही खजाने से नगद में भुगतान किया। सेना का जो तनख्वाह देता था वो खजाने से देता था। दुर्गों की रक्षा के लिए कोतवाल की नियुक्त किया। अपने किलों की दुर्गों की किलों की रक्षा करने के लिए कोतवाल को नियुक्त किया गया तथा कहता है जिन सैनिकों को निरीक्षण करके नियुक्त किया जाता था उन्हें मुर्तल कहा जाता है। यानी कि जो सैनिक भर्ती होने के बाद परीक्षा ले लेते थे, निरीक्षण करते थे, उनको क्या कहता है, मुर्तल कहा गया। नवीन प्रथा क्या चला इसने, हुलिया और दाग व्यवस्था का संचालन किया। हुलिया के प्रत्येक सिपाही को हुलिया न शारीरिक पहचान दर्ज की जाती थी। एक तो ये हुलिया की पहचान बताई गई कि कोई भी जो सिपाही में भर्ती होगा सेना में, उसकी कोई शारीरिक पहचान होगी। शारीरिक पहचान, कोई मार्क दर्ज किया जाएगा उस पर बॉडी पे। दाग, घोड़ों की नस्ल की पहचान के लिए, यानी कि जो घोड़े हैं उस पर कुछ तरह के निशान बना दिया जाते थे। भू राजस्व प्रशासन की अगर बात करें तो राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा 50% वसूल किया जाता था, और यह कृषि योग्य भूमि पर आधारित था। यानी कि किसानों से क्या गए, कर के रूप में 50% उसका वसूलते थे, लेकिन उस पर लेंगे जो उपजाऊ जमीन है, बंजर जमीन पर नहीं होता था। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व को नगद में तय करने वाला पहला शासक था। इससे वह अपने सैनिकों को नगद भुगतान करने में सक्षम हुआ। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि भू राजस्व तय करने से पहले भूमि की माप के लिए आदेश दिया। जाब्ता भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना था। 20वां माप की मानक इकाई थी। इसे गृहकर व गृहकर और चारिकरिया चारागाह कर लगाया था। किस्मत एक खूंटी यानी मुखिया का उपकर को समाप्त किया। इसने धर्मार्थ, भूमिदान और अनुदान, इनाम और वक्फ बंद कर दिए गए थे। इसके शासन में मुकद्दम यानी कि मुखिया और खुद भूस्वामी पर भी कर आरोपित किए गए। इसने कर संग्रह के लिए दीवान ए मुक्त खैराज पद का सृजन किया। इसने राजस्व के उद्देश्य से दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को सीधे अपने नियंत्रण में रखा। इस प्रकार यहाँ एकता व्यवस्था लागू की गई। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था लागू की तथा शासकीय अन्न भंडार बनवाए। राशनिंग व्यवस्था यानी कि राशन के आधार पर लोगों को राशन मिलेगा अलाउद्दीन के दरबार से। जो गरीब थे, जिनको जो है खेती नहीं करते थे, जो मजदूरी करते थे, उनके लिए इनके शासकीय अन्न भंडार भी बना दिए। और भंडार जिसकी जो यहाँ से टैक्स के रूप में आता था 50%, उसको कह के उसने भंडारण करना शुरू कर दिया था। अगर वस्तुकला की हम बात करें तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हौजे अलाई का निर्माण किया। तो ये भी क्वेश्चन एक था कि हौजे अलाई का निर्माण कब हुआ। 1296 में हुआ। किसके काल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया। तो सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और 1303 ईस्वी में मंगोल आक्रमण के दौरान सीरी में डेरा डाला था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल पर आक्रमण किया तो उसने किस किले में शरण ली? तो सीरी के में उसने शरण ली थी। इसने सीरी के किले में कासर ए हजार सीतून महल बनवाया। तो कासर ए हजार सीतून का महल किसके द्वारा बनवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। कासर हजार सुल्तान कहाँ पर है? सीरी में है। ठीक है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण किया। तो इसमें भी यहाँ पे एक है कि कुतुब मीनार के जैसा एक दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया?
तो दरवाजे का नाम क्या है? अलाई दरवाज़ा। किसका? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा, हौज खास, हजार सितून राजमहल, हजार खम्भों वाला राजमहल, जमात खाना मस्जिद, अलाई मीनार और सीरी में एक नई राजधानी का निर्माण कराया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो बाजार सुधार की, तो अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण मनमाने ढंग से न करके उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के दाम निश्चित किए। उसने बाजार पर नियंत्रण के लिए 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। कौन कौन से? पहला था खाद्यान्नों के लिए, दूसरा था कीमती वस्त्रों के लिए कि सराय अदल, और तीसरा घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। ठीक है, इसके काल में जो गुलाम भी बिकते थे। ठीक है, प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी शाहाना ए मंडी के नियंत्रण में था। उसने इन बाजारों पर निगरानी रखने के लिए नायाब ए रियासत और दीवान ए रियासत की नियुक्ति भी की थी। वह बारिद, खुफिया अधिकारी और मुनिहा गुप्त जासूस से बाजारों की खबर प्राप्त करता था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उपयुक्त सुधार केवल दिल्ली में लागू किए गए थे या अन्य शहरों में भी थे। बाजार सुधार के अपनाने के क्या कारण थे? तो नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, अमीर खुसरो और कम वेतन में एक बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए, यानी कि बरनी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी समाप्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को सर्वाधिक वितरण प्रणाली का जनक माना जाता है। किसका? सर्वाधिक वितरण प्रणाली का जनक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अब आते हैं लास्ट, मुबारक शाह खिलजी, 1316 से 1320 ईस्वी। क्या कहते हैं? इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम, खिलाफत उल हा आदि की उपाधि धारण की। खुसरो शाह यह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, यानी कि हिंदू, वैसे तो ये हिंदू था लेकिन इसने अपना धर्म परिवर्तन होकर ये मुसलमान बन गया था। यह अपने आप में पैगंबर का सेनापति कहता था। इसने इस्लाम खतरे में है, इसने इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। किसने? खुसरो शाह ने, जो पहले हिंदू था और बाद में क्या बना, ये इसने मुसलमान बन गया था, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। इसके बाद कुछ इसमें एक पॉइंट और आते कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा का प्रतिनिधि मानने से इनकार किया। प्रतिनिधि मानने से इनकार किया। इसके बाद है कि स्वयं को क्या किया? खलीफा भी घोषित किया है, हमने ऊपर बता दिया है। इसने उस वास्तविक विलायत खलीफा तुल की उपाधि धारण की और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन की विपरीत नीति अपनाई, अर्थात दक्षिण प्रांतों का प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई थी। इसके बाद जो नया दूसरा शासक था उसका नाम नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसके बाद जो शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, और इसका शासनकाल था 1320 से 1320। कुछ ही समय के लिए ये राजा बना था। इसने क्या क्या उपाधि दी कि जुलाई 1320 में नसीरुद्दीन के नेतृत्व में बरादुओं ने मुबारक की हत्या कर दी थी। ठीक है भाई, और नासिरुद्दीन शासक बन बैठा था, तो गयासुद्दीन ने इसकी भी हत्या कर दी और तुगलक वंश की नींव रख दी थी भाई। ठीक है, इसमें इसने क्या, ये इतना ही था बस। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। जुलाई 1330 में नासिरुद्दीन के नेतृत्व में बरादुओं ने मुबारक की हत्या कर दी और नासिरुद्दीन शासक बन गया था, लेकिन गयासुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी और उसने क्या किया? तुगलक वंश की स्थापना कर दी।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक अगली क्लास का जो होगा वो तुगलक वंश होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन हमारे जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।